प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में लर्न किया था और इस लेक्चर में हम लोग डिटर्मिनेंट्स को जो सॉल्व करने के फार्मूलाज हैं उनको लर्न करेंगे। तो प्रॉपर्टीज़ से ही हम लोगों ने इस चीज़ को कंक्लूड किया था कि अगर किसी भी मैट्रिक्स जो आपको गिवन है उसके ऊपर आप एलिमिनेशन स्टेप्स अप्लाई कर फिर उसकी एलयू की फॉर्म में फैक्टराइजेशन करते हो तो आपके पास जो यू मैट्रिक्स आएगा जिसमें आपके पिवट्स वेरिएबल्स होंगे, अगर आप जस्ट पिवट्स को मल्टीप्लाई कर लो तो वो आपका डिटर्मिनेंट के ही इक्वल होगा। तो बेसिकली जो आपके पास डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करने के मेथड्स हैं, आप आज फार्मूला जो है वो डिड्यूस करोगे, उस फार्मूला के थ्रू आप डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर सकते हो, कोफैक्टर फार्मूला के थ्रू सॉल्व कर सकते हो और एलिमिनेशन मेथड के जो पिवट्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर भी आप उसको सॉल्व कर सकते हो। एंड वी विल यूज़ that big formula and cofactor formula to solve the determinants for tri-diagonal matrices। लास्ट में एक एग्जांपल है जो आप जिसमें आपको tri-diagonal मैट्रिक्स गिवन है और आप उसको कोफैक्टर मेथड के थ्रू भी सॉल्व करोगे और बिग फार्मूला के थ्रू भी सॉल्व करोगे। प्रीवियस लेक्चर से हम लोगों ने देखा था कि जो आपके पास इनकी प्रॉपर्टीज़ थी डिटर्मिनेंट्स की, फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास कि अगर आप आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट लेते हो तो वो 1 के इक्वल होगा। सेकंड प्रॉपर्टी, अगर आप 2 रोज को एक्सचेंज करोगे तो नेगेटिव साइन आएगा। और जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो आपके पास डिटर्मिनेंट इज़ लीनियर इन एवरी रो सेपरेटली। अब आप इन 3 प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए 2x2 मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करोगे। और जो आपके पास जनरली जिस तरह आप डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करते हो AB माइनस BC, उस वे में आप नहीं कर रहे, जस्ट इन 3 प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए आप डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर रहे हो। 2x2 मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट आउट फ्रॉम अबव 3 फैक्ट्स, वही जो 3 प्रॉपर्टीज़ हैं। अब आपके पास फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी, आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट ऑलवेज 1 के इक्वल होगा। सेकंड प्रॉपर्टी, अगर आप 2 रोज को एक्सचेंज कर लोगे तो आपके पास -1 आ जाएगा। इस केस में जो 2x2 मैट्रिक्स का केस है, आप थर्ड प्रॉपर्टी जो आपकी लीनियरिटी प्रॉपर्टी है उसको यूज़ करते हुए फर्स्ट रो को स्प्लिट कर रहे हो। तो आप यहाँ A0 CD प्लस 0B CD इस तरह लिख सकते हो। नेक्स्ट में आप जो सेकंड रो है उसको भी लीनियरिटी की प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए सेपरेट करोगे। नेक्स्ट में आपके पास क्या आएगा, A0 C0, इसी A0 के लिए 0D। नेक्स्ट में आपके पास 0B C0 0B C0 एंड देन 0B 0D। अगर आपके पास 1 होल कॉलम या 1 होल रो वो 0 तो आपका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल हो जाता है। आपका ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड 0 के इक्वल हो जाएगा। अब इस केस में जो सेकंड और थर्ड पार्ट है, अगर इसमें यूजिंग प्रॉपर्टी 3A आप फर्स्ट रो से A को फैक्टर आउट करोगे तो यहाँ आपके पास 1 आ जाएगा। इस तरह अगेन अगर सेकंड रो में से D को फैक्टर आउट करते हो
तो आपके पास यहाँ 1 आ जाएगा। इस केस में भी अगर आप 2 रोज़ को एक्सचेंज कर लो तो 2 रोज़ को एक्सचेंज करने से जो सेकंड प्रॉपर्टी थी उसके अकॉर्डिंग नेगेटिव साइन आएगा, और अगर फर्स्ट रो से बी को सी, अब C0 आपका अबव में जा रहा है और 0B जो अब आपका बिलो में आ रहा है, आप C को फैक्टर आउट करोगे और सेकंड रो से आप B को फैक्टर आउट करोगे तो आपका -BC। तो आपने 3 प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट किया, जो आपका इस पार्ट से AD और इस पार्ट से आपका -BC के इक्वल आ रहा है। जब आप AD को फैक्टर आउट करोगे तो यहाँ आपके पास जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है, आइडेंटिटी का जो डिटर्मिनेंट होगा वो आपके पास 1 के इक्वल होता है अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी 1। तो आपने वही यहाँ 1 के इक्वल लिखा। सेम इसी तरह यहाँ भी आप इसको 1 के इक्वल लिख लोगे। अगर इन केस आप यहाँ रोज़ को पहले एक्सचेंज नहीं करते, यानी आपके पास 0B और C0 जो है वो सेम इसी सिचुएशन में आपके जो फैक्टर आउट होंगे वो B और C होंगे, लेकिन अब यहाँ आपके पास 0 1 और इस जगह 1 0 आ रहा होगा। तो यहाँ आपके पास यही चीज़ थी कि अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी 2 रोज़ को एक्सचेंज कर दोगे तो आपका -1 के इक्वल आएगा। इस रूल के तहत भी आपका यहाँ -BC आप लिख सकते हो। अब जब आपने 2x2 मैट्रिक्स के लिए किया था तो आपके पास 4 पीसीज आए थे, ऐसे ही था। अगर आप 3x3 के लिए करोगे तो 3x3 के लिए क्या होगा कि अगर आपके पास फर्स्ट रो में यहाँ आपके पास फर्स्ट रो में ABC है, तो उसे आप किस तरह लिख सकते हो लिनियरिटी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग? A0 0 0 P0 0 0 C। तो अब उसके बाद आपकी जो रो 2 और रो 3 आएंगी, उनको आपने पहले R1 को जब स्प्लिट किया 3 पीसीज में, आपकी वो सेम थी। जिस तरह यहाँ आपने जब रो 1 को स्प्लिट किया तो आपकी सेकंड रो सेम थी। सेम 3x3 के केस में जब आप फर्स्ट रो को स्प्लिट करोगे, जिस तरह आपने इस केस में किया, तो आपकी सेकंड और थर्ड रोज जो हैं वो सेम रहेंगी। नेक्स्ट केस में जब आप सेकंड रो को स्प्लिट करोगे, सेकंड रो को स्प्लिट करने से आपने ईच पार्ट के लिए, यानी इस पार्ट के लिए आपके पास 3 पीसीज आएंगे, सेकंड रो के इस पार्ट के लिए 3 पीसीज आएंगे और इस पार्ट के लिए भी सेम 3 पीसीज आएंगे। तो आपके पास सेकंड रो को स्प्लिट करने से 9 पीसीज आ रहे हैं। अब जो आपके पास 9 पीसीज आ रहे हैं, इनके लिए आप जब अगेन थर्ड रो को स्प्लिट करोगे, सेकंड रो को स्प्लिट करने से आपके पास 9 पीसीज आए और थर्ड रो को स्प्लिट करने से आपके पास टोटल 27 पीसीज आएंगे। तो आपने वही 3 का क्यूब, यानी अगर 3x3 का मैट्रिक्स है, आप इसका क्यूब ले रहे हो तो आपके पास 3 क्यूब पीसीज आ रहे हैं। अब 2x2 के केसेस में जब आपके पास यहाँ स्प्लिट करने से ऑन द होल 4 पीसीज आए थे, तो आपके 2 पीसीज जो थे वो
होल कॉलम ज़ीरो होने की वजह से स्ट्रेट फॉरवर्ड ज़ीरो हो गया उनका डिटर्मिनेंट। इस तरह जब आप 3/3 का केस ले रहे हो तो आपके कुछ पीसीज ऐसे होंगे जो स्ट्रेट फॉरवर्ड ज़ीरो हो जाएंगे, और कुछ पीसीज ऐसे होंगे डैट वुड नॉट बी ज़ीरो। तो आप लोग हमेशा डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करने के लिए नॉन ज़ीरो पीसीज में इंटरेस्टेड होते हो। अब आप नॉन ज़ीरो पीसीज कैसे फाइंड आउट करोगे? जो नॉन ज़ीरो पीसीज है उनको आप सर्वाइवर्स कॉल कर रहे हो, ठीक है। बिलो वी विल राइट द सर्वाइवर्स, and survivors have one entry from each row and each column. If some column is missing, then we get singular matrix, ठीक है। अगर आपके पास कोई भी कॉलम जो है उसमें कोई भी एंट्री मिस हो रही है तो आप, जिस तरह इस केस में था, एंड में जो आपके पास एंट्रीज आई थी उसमें ईच रो और ईच कॉलम में वन एंट्री थी आपके पास। और अगर आपके पास कोई भी कॉलम ज़ीरो हो रहा है तो आपका होल कॉलम जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। अब फर्स्ट केस जो आएगा आपके पास A11, A22, A33, ये तमाम एंट्रीज आपके पास ज़ीरो हैं। और सेकंड केस में अब आप यहाँ देख सकते हो A11 आपके इस कॉलम में एंट्री है, ठीक है। अब अगर सेकंड कॉलम में आप A32 लिख देते हो तो आपको थर्ड कॉलम में A23 लिखना है। इस तरह यहाँ आप अगर सेकंड कॉलम में A12 लिख रहे हो और यहाँ आप A21 लिख देते हो, फर्स्ट कॉलम में अगर आपने A21 लिख दिया तो आपके पास सेकंड कॉलम में अगर A12, थर्ड कॉलम में A33 होगा। आपके पास ईच रो में भी वन एंट्री है, ईच रो में एक टाइम में वन एंट्री होगी और ईच कॉलम में भी एक टाइम में वन एंट्री होगी। और मज़ीद जो केस एग्जिस्ट कर रहे हैं, अगर आपके यहाँ सेकंड कॉलम में एंट्री A12 है और आप फर्स्ट कॉलम में A31 लिख देते हो तो यहाँ आपके पास A23। इस तरह अगेन अगर यहाँ A13 आप लिख रहे हो इस जगह A21, देन A32, A13। अगर आपका थर्ड कॉलम में आ रहा है, सेकंड कॉलम में A22, फर्स्ट कॉलम में A31। अब जो मेन चीज़ है, जिस तरह आप परमुटेशन मैट्रिक्स लिखते थे, अगर आप इस जो डिटर्मिनेंट आ रहा है लीनियरिटी प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए आप अगर ईच रो में से फैक्टर आउट कर लेते हो, यहाँ A11 को, देन A22 को, A33 को, तो आपके पास जो रिजल्टेंट ईच केस में आएगा वो इस टाइप का आपके पास डिटर्मिनेंट आ जाएगा, जिसके यहाँ फैक्टर आउट किया होगा आपने, जो यहाँ आपके एंट्रीज आ रही थी ईच रो एंड ईच कॉलम में। अब इस केस में जो आपकी फर्स्ट रो है वो 1 0 0 है, आपकी सेकंड रो 0 1 0 होती है, ठीक है, आइडेंटिटी के केस में। और यहाँ आपके पास
0 0 1 जो है वो आपके पास थर्ड में होती है। तो इस केस में ये लास्ट 2 रोज़ एक्सचेंज हुई हैं। आपके पास ऑर्डर किया है 1 3 2, तो आपको 2 को अगर 3 की जगह मूव कर दोगे तो आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। अब 1 रो एक्सचेंज हो रही है, अगर ऑड नंबर ऑफ रोज एक्सचेंज होती हैं तो आपके पास परमुटेशन मैट्रिक्स में जो परमुटेशन मैट्रिक्स है वो आपको नेगेटिव साइन देता है। तो इस केस में आपके पास नेगेटिव आएगा। और यहाँ भी आपके पास अगर जो ये वाले नेगेटिव साइन आ रहे हैं, इसी चीज़ की इंडिकेशन है कि आपके पास 1 रो एक्सचेंज हुई है। यहाँ भी आपके पास 1 रो एक्सचेंज हुई है। अब अगर इस केस में देखोगे तो फर्स्ट में जो आपकी रो आ रही है वो सेकंड रो आ रही है, देन थर्ड, और यहाँ आपके पास फर्स्ट, यानी आपके पास रोज का सीक्वेंस क्या है 2 3 1। रोज का सीक्वेंस आपके पास 1 2 3 होना चाहिए। अब अगर 2 3 1 है तो आपको 1 को, यानी इस वाली रो को 3 को आप यहाँ लेकर जाओगे और 2 को आप इस लोकेशन पर मूव करोगे, तो 2 रो एक्सचेंज हो रही हैं। अगर 2 रो एक्सचेंज होंगी तो आपके पास जो साइन है वो पॉजिटिव आएगा, तो इसलिए आपके पास यहाँ जो है वो पॉजिटिव साइन आ रहा है। अगेन इस केस में भी 2 रोज एक्सचेंज होंगी, तो यहाँ आपके पास पॉजिटिव साइन है। इसमें 1 रो एक्सचेंज हो रही है, तो यहाँ आपके पास नेगेटिव साइन है। Now we have formula for determinant which came from 3 properties। ये 3 properties को जो यूज़ करते हुए आपके पास फार्मूला आया वो डिटर्मिनेंट ए को फाइंड आउट करने के लिए समेशन साइन, बिकॉज आप इन तमाम एंटिटीज़ को जो आपने लिखी हैं उनको सम अप कर रहे हो। और यहाँ आपके पास टर्म्स कितनी आएंगी, n फैक्टोरियल टर्म्स। अगर 3/3 का मैट्रिक्स था तो 3 फैक्टोरियल आपके पास 6 होता है, तो यहाँ आपके पास 6 ही टर्म्स आ रही हैं। अगर 4/4 का होगा तो 24 टर्म्स आएंगी। यहाँ साइन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, तो हाफ जो आपके पास टर्म्स आएंगी वो पॉजिटिव होंगी और जो हाफ आएंगी वो नेगेटिव होंगी। यहाँ से आप देख भी सकते हो कि आपके पास 3 टर्म्स जो हैं वो पॉजिटिव हैं और 3 टर्म्स नेगेटिव हैं। A1 अल्फ़ा, A2 बीटा, A3 गैमा और सोन AN ओमेगा। यहाँ 1 जो है ये आपका फर्स्ट रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, और अल्फ़ा बीटा गामा एंड जो ओमेगा है ये आपकी कॉलम को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी आपकी परमुटेशन ऑफ फर्स्ट सेकंड एंड सोन एन जो कॉलम्स हैं उनको रिप्रेजेंट करेगा। तो इस केस में आप देख सकते हो कि A11, A22, A33, तो ये आपकी फर्स्ट रो। अब जो आप सम अप ले रहे हो, फर्स्ट रो आपकी कॉलम
1 जिसको आप अल्फ़ा कहोगे, कॉलम 2 जिसे आप बीटा कह रहे हो, ठीक है, और कॉलम 3 जिसे आप गैमा कह रहे हो। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि आप हमेशा n फैक्टोरियल जो है वो ही क्यों लेते हो। तो ये आपके पास इसका सोर्स कहाँ है कि आप n बाई n के लिए जो आपके पास टर्म्स आ रही हैं वो n फैक्टोरियल है, बिकॉज द नंबर इन फर्स्ट रो कैन बी चूजन n ways, and after that's chosen, that's used up that column. 1 in the second row can be chosen n minus 1 ways, and after that chosen second column has been used. 1 in the third row can be chosen n minus 2 ways. ये आप लोगों को पहले मैं बता चुकी हूँ कि यहाँ A1 अल्फ़ा इस चीज़ को इंडिकेट करेगा। 1 इन द फर्स्ट रो कम्स फ्रॉम सम कॉलम अल्फ़ा। A2 बीटा किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा। 1 इन द सेकेंड रो कम्स फ्रॉम सम डिफरेंट कॉलम से बीटा, और 3 ओमेगा 1 इन द थर्ड रो comes from some yet different column. अब यही जो आपने फार्मूला फाइंड आउट किया, इसको आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए यूज़ करोगे तो इस जगह से आपने ये चीज़ देखी थी कि आपकी एक टाइम में वन कॉलम में, ईच कॉलम में एक एंट्री होनी चाहिए और ईच रो में भी एक एंट्री होनी चाहिए। बाकी आपकी तमाम ज़ीरो ज़ीरो हैं। अगर आइडेंटिटी है तो आपके अगर ये वाला केस आ रहा है तो आप इन सब को मल्टीप्लाई कर रहे हो। जिस तरह इस केस में A11, A22, A33, बेसिकली जो आपने यहाँ A11, A22, A33 लिखा, इसमें आप A11 को फैक्टर आउट कर रहे हो, A22 को फैक्टर आउट कर रहे हो, A33 को फैक्टर आउट कर रहे हो। तो यहाँ आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आई थिंक मैंने आप लोगों को ये लास्ट में भी डिस्क्राइब किया। तो इसमें फिर जो आपके पास परमुटेशन मैट्रिक्स वाली फॉर्म आती है, ये चीज़ आपके लिए डिसाइड करती है कि पॉजिटिव वन आना है या नेगेटिव वन आना है। अगर इवन रोज चेंजेस हैं तो पॉजिटिव वन, अगर ऑड नंबर ऑफ रोज चेंजेस हैं तो आपके पास नेगेटिव वन आएगा। तो इस जगह आप जो लिखोगे A11, A22, A33, तो ये आपका 1 के इक्वल ही आ रहा है। तो आपको ये चीज़ भी क्लियर हो गई होगी कि आप ऑलवेज आइडेंटिटी के लिए 1 क्यों लिखते हो। अगर यही वाला फार्मूला जो आपने 3/3 मैट्रिक्स के लिए फाइंड आउट किया था, आप इस मैट्रिक्स के लिए यूज़ करोगे तो आपके पास 1 ही यहाँ शो अप होगा। उसके बाद हम लोग इस नेक्स्ट एग्जांपल को डिस्कस करेंगे। अब इस केस में अगर आप यही बिग फार्मूला यूज़ करो तो इसको यूज़ करने से जो आपके पास वंस आ रहे हैं या एक जो अलोंग दिस लाइन ये वाले वंस हैं, और दूसरे जो आपके पास वंस हैं ये सर्कल्स किए हुए हैं ये भी वंस हैं।
एक चीज़ जो लास्ट में मैं आप लोगों को डिस्क्राइब करना, सॉरी मुझे भूल गया, कि अगर आप इस डायरेक्शन में वंस ले रहे हो, इस डायरेक्शन में वंस ले रहे हो, अगर आपने इस डायरेक्शन में वंस लिए, देन वी गेट द वंस विथ पॉजिटिव साइन आर द वंस डेट गो डाउन। अगर आप इस डायरेक्शन में ये वाली चीज़ लेते हो या ये वाली लेते हो, ये नंबर लोगे तो आपके पास यहाँ पॉजिटिव साइन आएगा। लेकिन अगर आप इस डायरेक्शन में ले रहे हो, वंस विथ नेगेटिव साइन ऑफ सॉर्ट और वंस डेट गोज दिस वे, यानी अगर आप ये वाली साइड ले रहे हो, ये वाली ले रहे हो, तो आपके पास नेगेटिव साइन के साथ आएंगे।